हाय, गुड आफ्टरनून। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि कंट्री का हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो आपके दिमाग में आएगा पार्लियामेंट, या फिर आपके दिमाग में आएगा कि कैबिनेट, यू नो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो सबसे पावरफुल रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लोगों का क्या जवाब होगा, पब्लिक परसेप्शन क्या बोलेगा? नहीं, Supreme Court is the highest political institution in this country because रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि इसने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होने का जो उसका कवर अप था वो काफी हद तक अब चला गया। अब लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। रीजन बिल्कुल साफ है। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके, यानी कि जो काम गवर्नमेंट का होता है वो काम अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। दूसरा एक एग्जाम्पल आप देखो, कोई भी अगर हाई माइटी पावरफुल कहीं भी कोई पुलिस का केस हो जाता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे देता है। बड़ा सिंपल सा काम है। काफी लोग ऐसे हैं जो कोर्स के चक्कर लगाते लगाते पूरी जिंदगी में उनकी निकल जाती है, चप्पलें घिस जाती हैं उनकी, बिल्कुल बैंक करप्ट हो जाते हैं वो लोग, और उनको जुडिशरी कभी कोई न्याय नहीं दिला पाती। इनफैक्ट जुडिशरी ही उनको पीसती रहती है और फाइनेंशियली उनको बैंक करप्ट छोड़ती है। और उसमें आप देखें तो अब आप कहेंगे कि वकीलों की फीस और खर्चा एंड ऑल दैट, आपको कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी देखने को मिली है जुडिशियल सिस्टम की इंडिया के अंदर? कहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा ब्लंट तो नहीं हो रहा हूं? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो डू यू थिंक आई एम ऑफ द मार्क? अब सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है उसमें ऑफ कोर्स किसी ने पिटीशन डाली थी, पीआईएल ही डालते हैं आजकल लोग, और प्रशांत भूषण ने वहां पे फिर आके भाषण दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, स्पेशली जब इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट होते हैं तो वो जनरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कीजिए जिसमें काफ़ी हद तक न्यूट्रलिटी या ऑब्जेक्टिविटी आ जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी उसने कहा कि ठीक है, आप एक कोलिजियम बनाएंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। यानी कि मोदी जी के साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो चूंकि है नहीं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उनके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा उसको ले लिया जाएगा। अभी वहां पे अगर खड़गे जी हैं तो खड़गे जी आ जाएंगे, उसमें राहुल गांधी है तो राहुल गांधी आ जाएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों होंगे। सीबीआई के डायरेक्टर के लिए भी यही पैनल काम करता है। ओके फाइन। साथ में उन्होंने एक और भी कहा कि जब तक पार्लियामेंट एक्चुअली रूल नहीं बनाती इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, तब तक ये सिस्टम जारी रहेगा। अब बड़ी बात यह है कि 75 इयर्स की हमारी डेमोक्रेसी होगी, ये कंट्री हो गया इंडिपेंडेंस के बाद, और ये रूल्स अभी तक, ये लॉ अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो क्यों नहीं है? 75 इयर्स तक हम क्या कर रहे थे? 2009 में अडवाणी जी ने पहली बार एक लेटर लिखा था कि इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था? क्योंकि सोनिया गांधी मैडम ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था, और उनके अगेंस्ट में शाह कमीशन आपको याद है 77 की इमरजेंसी के बाद बैठा था, उसने काफी कुछ लिखा हुआ था। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल थी, तो 2009 में उन्होंने उसको अपॉइंट कराया एज ए इलेक्शन कमिश्नर। और लोगों का ये कहना है, अब ये कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती, मगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बात आती है तो फिर उसी को क्यों, एक टेंटेड ब्यूरोक्रेट को ही क्यों लेके आए? 2009 के इलेक्शन में नवीन चावला का एक बड़ा अच्छा रोल था कांग्रेस पार्टी के लिए, और प्रोबब्ली दैट इज व्हाट सोनिया गांधी वांटेड। तो जो अडवाणी जी का लेटर है जो उन्होंने लिखा, वो कहीं अपना वेस्ट बास्केट ट्रे में चला गया। क्या करना था उसका? 2009 और अभी
2023, इसी बीच में कुछ नहीं हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होना था। लेकिन अभी चूंकि बीजेपी पावर में है और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, तो पीआईएल तो किसी ने डालनी ही है और प्रशांत भूषण ने रिप्रेजेंट तो करना ही है। और साथ में ये कहना कि जो भी अपॉइंट कर रहे हैं ये तो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं मुझे कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो पावर में होती है, वो अपनी मन मर्जी चलाने की कोशिश करती है। अब आप मुझे ये बताएं, एक कंट्री का एग्जाम्पल दे दें पूरी दुनिया के अंदर जहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी होती है, जो पावर में होती है, वो अपनी मनमर्जी अगर थोड़ा सा कम करें तो अपना जो इंटरेस्ट है वो ना देखें, अपने पसंद के लोगों को, जिनको वो समझती हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, वो समझती है। अब वो है कि नहीं, दैट गॉड नोज, बट द पॉइंट इज कि एक क्यूआर है, उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं और अपनी पसंद के लोगों को लेके आते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस में। वर्ल्ड ओवर यही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर पहले इंटरफेरेंस नहीं करता, तो अभी सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो इस पैनल के या कोलिजन सिस्टम के थ्रू होगा। तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास अपॉइंटमेंट की पावर होती है, और अगर चीफ जस्टिस भी इस अपॉइंटमेंट कमेटी का मेंबर बनता है तो उस हालत में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना पड़ेगा। मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की पोजीशन में है? इस बात में एक नजर डाल लें कि जो सीबीआई के लिए पैनल बनता है, सीबीआई के डायरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए, उसमें भी यही है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बावजूद भी अगर आप देखो, जो पिछली बार जब सिलेक्शन हुआ था, वही थोड़ी बहुत तू मैं एंड ऑल दैट करके आपने किसी को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। आपने सुना कि क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं सीबीआई के अगेंस्ट में, कि वो तो बिल्कुल केज्ड पैरट है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसे वैसे वो एक्शन लेगी। ईडी हो, सीबीआई हो, सबके अगेंस्ट में आप डायरेक्टर कैसे भी अपॉइंट कर लें। लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो रियलिटी है बिल्कुल अलग अलग होती है ऑन ग्राउंड। अब आप देखें कहां कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और उसका क्या नतीजा रहा। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, ये एक बड़े स्टैंडर्ड से पैरामीटर के साथ अपने आप को पाता है। क्या पाता है ये, कि जो जजेज हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, एंड विच इज़ नॉट ट्रू, नॉट इन ऑल द केसेस। सम चीफ जस्टिस, सम जस्टिस मे बी हाईली कॉम्पिटेंट, सम मे बी एब्सोल्युटली क्लूलेस। इनफैक्ट दुष्यंत दवे का एक इंटरव्यू करण थापड़ ने लिया वायर पे, तो उसने कहा कि कई जजेस तो ऐसे हैं, एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, जिन्होंने आज तक एक ढंग का स्टेटमेंट या जजमेंट नहीं लिखा। ये दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पुराने लॉयर हैं और एंटी बीजेपी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। अब आप देखिए, जब एंटी सीएए एजिटेशन हुआ था तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी। उस कमेटी में संतोष हेगड़े और एक लेडी लॉयर, सीनियर लॉयर है वो, दोनों को उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है? एक कमेटी अपनी बनाई लॉयर्स की, क्या है वो? दे आर लॉयर्स, दे आर देयर इन प्राइवेट कैपेसिटी। ये कमेटी को आप उनको बताया कि आप जाके एजुटेशन वालों से बात करो और उनको कन्विंस करो कि आप कहीं पे अल्टरनेट साइट पे शिफ्ट कर ले अपना एजुटेशन। क्या हुआ उसका? शिफ्ट किया उन्होंने? कोई सुना उनकी बात? कोई नहीं सुनेगा। क्या हुआ उसका? उसके बाद ऑफ कोर्स वो एजुटेशन हुआ, फिर दिल्ली राइट्स हुए, वो एजुटेशन खत्म हो गया, सारी दुनिया को पता चल गया कि वो किसी काम का एजुटेशन था नहीं, वो इंडियन मुस्लिम से उसका दूर दूर तक कोई कंसर्न नहीं था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नौटंकी थी ये, और जिसने सुप्रीम कोर्ट ने उस नौटंकी को प्रोपगेट किया। आप दूसरा एक लगा लीजिए, फार्म एजुटेशन 1 साल तक चला, कितना इंडिया का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, पब्लिक का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जो फार्मर्स थे, सो कॉल्ड फार्मर्स, उन्होंने कहा हम तो इस कमेटी के
जो मेंबर्स आपने अपॉइंट किए हैं, गवर्नमेंट को कुछ अपॉइंट करने थे, उन्होंने कुछ अपॉइंट करने थे, उन्होंने तो कहा हम तो अपॉइंट करते ही नहीं। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए वो तो एंटी फार्मर्स हैं। मतलब उन्होंने उस डिस्कशन को ज्वाइन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया उनका। फार्मर्स की हालत, रियल फार्मर्स की हालत की मैं अगर बात करूं तो उनकी हालत वैसी की वैसी ही है, कौन पूछता है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? वो जो रियल छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसका भला हो सकता था अगर फॉर्म लॉज इंप्लीमेंट हो जाते। ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया। और जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो भी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर कहेंगे कि नहीं, जो किसान हैं उनकी जो आमदनी है वो 2 गुना करनी है। अरे आप फॉर्म लॉज को आप इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ाए बैठा है और ब्लेम आप गवर्नमेंट को कर रहे हो। मतलब इससे बड़ी नौटंकी क्या हो सकती है। कहता कि कि गवर्नमेंट की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं सारे परफेक्ट होते हैं, बट मैं ये भी अज्यूम नहीं करता कि सारे बहुत खराब होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये अज्यूम करके चल रहा है भाई यूनियन कैबिनेट है, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक फंक्शनल सेपरेशन है। अब कल अगर ऐसा हो कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इन सब की अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नमेंट, उस हालत में आप क्या करेंगे? कोई कोर्ट में चला गया, क्वाइट पॉसिबल। कोर्ट में जाने से कौन किसको रोक सकता है? आप किसी ने पीआईएल डाली कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ही इज नॉट कैपेबल, आप कर लीजिए, क्या करेंगे? तो उस हालत में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि पैनल बनाइए, हम भी उस पैनल में रहेंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेगा। आप समझ सकते हैं किस तरह की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर रहा है। और व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू? दे वांट टू शो ऑफ टू द पब्लिक कि अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए या डिफेंस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन सबसे सीरियसली काम कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं या फिर वो निकम्मे हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू प्रूव टू द पब्लिक ऑफ दिस नेशन। अब पब्लिक परसेप्शन सब लोग चाहते हैं कि उनके फेवर में हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट गेव इटसेल्फ राइट टू अपॉइंट जजेस बाय कोलिजियम। कोलिजियम सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो हम इसको फॉलो करेंगे, हम खुद ही जजेस को अपॉइंट करेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे प्रोफेशन के बारे में कोई नहीं जानता। सिंपल। तो सीधी सी बात है, जितने भी ये फौजी ऑफिसर हैं सब बोलेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा कौन जानता है हमारे प्रोफेशन के बारे में। सब अपने अपने प्रोफेशन को लेके बैठ जाएं और बोले कि हम ही अपॉइंट करेंगे, और फिर आप देखिए जरा क्या सिर्फ फुटबॉल वहाँ पे होने होता है। 2023 में यही है कि जो सेम जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में हमारा भी रोल रहेगा। अब आगे आप देखिए जो भी पोजीशन है गवर्नमेंट की जहाँ पे इम्पोर्टेंट पावर सेंटर्स जो बनने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ाएगा वहाँ पे और बोलेगा, सॉरी मैं टांग अड़ाना थोड़ा सा एक ऑब्नॉक्सियस वर्ड है, बट द फैक्ट इज कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ। अब आप देखिए, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, प्रशांत भूषण जी गए वहाँ पे और उन्होंने कहा ये जो प्ली थी इसकी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, एंड एवरीबडी इज फीलिंग हैप्पी। अब जो उनका इंटरनल सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट का है उसमें आप देखिए तो ये किसी ने बड़ा तकड़ा एक एक्चुअली एक सटायर मैं इसको कहूँगा क्योंकि इट मे नॉट बी रियलिटी, बिकॉज 1979 वाई.वी. चंद्रचूड़ रिकमेंड्स B.N. कृपाल एंड 2000 B.N. कृपाल रिकमेंड्स D.Y. चंद्रचूड़, जो अभी के इलेक्शन ये जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। माय पॉइंट इज, या लोगों का जो परसेप्शन है वो सब ये है कि ये एक फैमिली बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। जो जो आपकी पसंद के लोग हैं
उनको आप अपॉइंट कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ने कहा कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आप बनाइए, तो उस पर भी एग्री नहीं कर रहे। सब यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो उस हालत में मतलब कंट्री अपने आप को कहां पाता है। कैन यू बिलीव सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन जिस पे पब्लिक भरोसा कर सके, जो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके? मुझे ऐसा नहीं लगता। पब्लिक का जो परसेप्शन है, मुझे ऐसा आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं लग रहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आप देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ का एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपको लगेगा कि वो किस लेवल के आदमी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने आप में एक लर्नड आदमी हैं, मेरे ख्याल से हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, बड़े एनलाइटेंड हैं, एक प्रॉब्ली एक आइडियल स्टेट में रहना चाहते हैं। दुनिया तो आइडियल नहीं होती। अब उनका आप एक स्टेटमेंट देखिए। He held that a married woman can make her own sexual choices. By marrying, she has not consented to refrain from sexual relations outside marriage without the permission of her husband. A husband is not the owner of his wife's sexuality. बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, बड़ा मॉडर्न स्टेटमेंट है, एक यूटोपिया वाली सिचुएशन है। नाउ पुट इट अप इन ए प्रॉपर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई भी लेडी है वो अपने हस्बैंड को लिटरली ये कह सकती है कि माई सेक्सुअल चॉइस इज समथिंग डिफरेंट। आई मे हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद यू बट साइमल्टेनियसली आई विल हैव इट विद द पर्सन ऑफ माई चॉइस। दिस इज व्हाट जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ इज सेइंग इन दिस ऑथेंटिक स्टेटमेंट। सोसाइटी का क्या होगा और ये जो हमारा जो सिस्टम है इसका क्या होगा? कैन यू बिलीव इट? अब इससे आपको पता चलता है कि एट व्हाट लेवल दैट जेंटलमैन इज वर्किंग। ही इज वर्किंग एट ए फिलोसफिकल लेवल, नो डाउट अबाउट दैट। ही इज ए वेरी लर्नड पर्सन, बट पॉइंट ये इज ही यूजफुल टू द सोसाइटी और टू द कंट्री और टू द नेशन? बिकॉज यहां तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होने हैं। हम सोसाइटी के अंदर एनार्की नहीं फैला सकते। एंड इफ दैट बी द केस, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर ए आइडियल सिचुएशन, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, तो राहुल शिवशंकर का आप ये ट्वीट देखिए जो उसने लिखा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी SC ऑर्डर्स रिवैम्प ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ EC टू मेक द पैनल मोर इंडिपेंडेंट। दिस इज गुड एंड आई टोटली एग्री, दिस इज गुड। Advani ji wanted it in 2009, nobody did it that time, you want it this time, it is absolutely perfect, no issue. लेकिन जब SC open its own collegium system of appointment to make it inclusive, transparent and bipartisan, आप ये काम कब करेंगे ये तो बताइए जस्टिस चंद्रचूड़ जी। The point which I am trying to make here is कि आप दूसरों के घर को तो ठीक करना चाहते हैं, मगर खुद आपका जो घर है उसकी हालत एकदम खराब है। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट थिंग जस्टिस चंद्रचूड़, और की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखिए कंट्री के अंदर क्या है। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, कभी उन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो जाने वाले हैं। नो अकाउंटेबिलिटी इन फ्यूचर। जहाँ तक आप राहुल गांधी की बात कीजिए, ही मे बी द लीडर ऑफ अपोजिशन और मे बी सबसे बड़ी जो पार्टी है अपोजिशन में उसके वो चेयरमैन हो सकते हैं। और यहाँ पे मोदी जी हैं, मोदी जी ने सारे इलेक्शन जीते, 300 से ज़्यादा सीटें लेके आई, गवर्नमेंट उनकी बनी, पब्लिक ने उनको अप्रूवल दिया। इन दोनों के पास कोई भी पब्लिक अप्रूवल नहीं है। लेकिन जो 2009 में हुआ कि एक नवीन चावला को आप लेके आए, तो ये दोनों मिलके किसी भी दूसरे नवीन चावला को लेके आ सकते हैं और इलेक्शन प्रोसेस को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। नया इलेक्शन कमीशन आता है, वो बोलता है कि मैं ये जो आपकी EVM है इसको मैं अप्रूव नहीं करता, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। व्हाट कैन यू डू? टेल मी, व्हाट कैन द कंट्री डू? अगेन आप पुरानी उस सिस्टम पे आ जाओगे इलेक्शंस में, जहाँ पे ठप्पेबाजी होती थी, जहाँ पे मैनिपुलेशंस होते थे, जहाँ पे पूरी हथियारों का रोल रहता था, जहाँ पे एक गुंडागर्दी होती थी। यू कैन अगेन कम बैक टू द सेम सिचुएशन एंड दिस इज व्हाट द वरी अबाउट। ये दोनों मिलके या और कोई, फॉर दैट मैटर, इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन सिस्टम,
मगर कोई भी दो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करें, या फिर कल को एक सीबीआई का डायरेक्टर, कल को कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और बोले कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है दे आर नॉट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, नो दे आर नॉट। तो हुआ क्या फिर से, अल्टीमेटली कहां पहुंचे हम, वेयर हैव वी लैंडेड अप विद दिस सिचुएशन। हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं जहां पे डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है। आप डेमोक्रेसी को रखिए एक तरफ, यहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, यहां पे एक ऐसी पार्टी का नेता जो आज तक इलेक्शन नहीं जीता, दोनों मिलके जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है उसको वो साइडलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, और सारी जनता देख रही है खुलेआम। और इसी पे एक्चुअली अभिजीत अय्यर मित्रा का एक एक्चुअली ट्वीट भी आया। उस ट्वीट में उसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएगी, ये किसी कू के थ्रू नहीं जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। अब कल को आप देखिए, आपका चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश हो रहा है, कोई पीआईएल डालता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है कि नहीं, आप जो है चाइना के साथ कोई भी आपका हॉस्टिलिटी नहीं रहेगी, बिकॉज जो पार्टी इन पावर है बीजेपी वो एंटी चाइना है एंड वी डोंट वांट दैट। तो आप कंट्री को कहां लेके जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहां लेके जा रहा है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म इस देश के लिए खतरनाक है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। They are not accountable to people. People have to become wise. The time has come when people have to become wise and they have to stop this judicial activism. जो present system है वो perfect नहीं है. I agree with that. And we have to make that system better and better. We have to make laws जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाए कि इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करने, क्या लॉज होंगे अपॉइंटमेंट करने के, वो आप बनाइए। बट एक कोलिजियम सिस्टम आप लेके आइए हर एक अपॉइंटमेंट के लिए, दैट इज नॉट ए राइट थिंग टू डू। आई होप यू लाइक दिस नरेशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप दिस हैज नॉट बीन टू ब्लंट। थैंक यू सो मच।